बुलेटिन का आगाज कर सب से पहले आपको बताएंगे स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट्स में इजाफा। साबिक सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तनवीर शेख की रोही से गुफ्तगू, कहा कि पॉलिसी रेट्स बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मार्कअप रेट्स पॉलिसी रेट्स पर मुनहसर है। आपको अपडेट करेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट्स में इजाफा किया गया है। साबिक सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तनवीर शेख की रोही से गुफ्तगू, कहा कि पॉलिसी रेट्स बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मार्कअप रेट्स पॉलिसी रेट्स पर मुनहसर है। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अमजद अतेरा से। जी अमजद बताइएगा। स्टेट बैंक की जानिब से जो पॉलिसी रेट्स है उसमें इजाफा किया गया है। 100 बेसिस जो है इजाफा किया गया। इस वक्त जो पॉलिसी रेट है 9.75 जो है वो हुआ है। यकीनी तौर पर इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी लोग हैं, जिनका कारोबार डेली बेस पे इसके थ्रू चलता है, बैंकों के थ्रू, उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन हैं और साबिक सदर हैं FPCCI के। सर बताइएगा क्या कहेंगे कि कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है इस पूरी सूरत हाल में कि जो पॉलिसी रेट्स में इजाफा हो गया? जी, स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है ये तमाम कारोबार के लिए जो मयस्सर होता है सरमाया बैंकों की तरफ से, उन पर जो मार्कअप रेट है पॉलिसी रेट पे डिपेंड करता है। पॉलिसी रेट चंद माह पहले हमारा काफ़ी नीचे था, जो बतदरीज ये 3 पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जब इन्होंने दी तो मुतवातर बढ़ रहा है। पहले 100 बेसिस बढ़ा, फिर 75 बेसिस बढ़ा और अब फिर 75 बेसिस बढ़ा है। और जिस कदर ये बढ़ेगा उस तरह मार्कअप रेट कारोबार के लिए बढ़ेगा और जाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इससे महंगाई में इजाफा ही होगा। के मुताबिक जो इस वक्त पॉलिसी रेट्स में इजाफा हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके से जो मुख्तलिफ बेसिस के अंदर इसका इजाफा हो रहा है, इससे कारोबार जो है मुतासिर भी हो रहा है और हुकूमत को अपनी इस सूरत हाल में ज़रूर नजरसानी करनी चाहिए जो पॉलिसीज हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहा, वहाँ क्या बेहतरी लाई जा सकती है? एग्रीकल्चर फाइनेंस में जितना हिस्सा जिसके पंजाब को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। शोबे ज़राअत और बैंकिंग में शफाफियत लाना चाहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाक़ी का मुल्तान में इजलास से खिताब। मजीद उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। बोरो कर रहे हैं तो उस क्वांटम में कमी आई है पिछले साल, और ये कमी आई है तकरीबन 2,40,000 फार्मर्स की जो कम हुए हैं, जिनको बैंक कर्जा दे रहे हैं। कि अभी जहां जहां दिक्कत आ रही है एग्रीकल्चर लेंडिंग में, उसको एड्रेस करने का। 2 ऐसे इलाके हैं बलोचिस्तान और AJK जहां पे इजाफा नहीं। डेरा गाजी खान के किसानों को यूरिया खाद न मिलने के बायस गंदम की फी एकड़ पैदावार शदीद मुतासिर हुई है। खाद न मिलने पर शहरी शिकवा को ना भी दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि DAP महंगी होने के बायस नहीं खरीद सके और अब यूरिया भी नहीं मिल रही। मजीद इस हवाले से बात करेंगे। रजा मलिक ने ज्वाइन किया। जी रजा मलिक। चीनी घी के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, नजर आई हैं, लेकिन ये पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है, इसमें अब ये खाद के हसूल के लिए तवील लाइनें जो लगी हैं, ये खाद के हसूल के लिए लगी हैं। और सुबह बाद नमाज के यहाँ लोग जो है खाद के हसूल के लिए आना शुरू हो जाते हैं। और अभी भी नजर आ रही है कि ये सिर्फ 1780 रुपए जो सरकारी रेट है यूरिया का, उस पर गंदम आप उस पर खाद देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये यहाँ शनाख्ती कार्ड पर 2 बोरियां जो है मिल रही है, जबकि ओपन मार्केट में मिल रही है खाद, लेकिन 2400 रुपए की बोरी मिल रही है। हाँ जी, क्या सिंह क्या आते में क्या सूरत हाल है? केड़े मिलते आए बैठे हुए कि मिलती भी खाद? वही अब्बा सवेल दे बैठे टुंडे मंडे पोत रखता गुड़ता निकता है, बेच जाक कोई नहीं। इतना खाद चावल खाद नहीं मिलती, क्या करूं? DAP ही कने गिद्दी नहीं थे, 8-10 बीघे जमीन वही में चट्टी कराए थी दिए नहीं थी क्या पता। तो आपको आता था खाद खेल दो तो तरीकाल में समझा था केड़े मरू दसो। जी खाद जो है वो बगैर DAP के जो है सूरत हाल ये रही कि बगैर DAP के जो है वो गंदम काश्त की गई है। और अब यूरिया के हवाले से भी जो है वो यही सूरत हाल है। जी नहीं पहले भारतीय DAP 60 नहीं थे सके, महंगाई आई, महंगाई की वजह वास्ते DAP 60 नहीं थे सके। हुण ये हालात है सब ये भी खाद नहीं मिलती। ये फजरों के 8 बजे दे आए हैं, कोई टुकर नहीं शुकर नहीं थे खा के आए, इवें आए खड़े हैं। ये जितना माह में मेरी लैन दे लगते हैं, मेरी लैन दे सहूलत नाल खाद मिलवे सी, इतना दुकानों से खाद नहीं मिलती। सर मेहरबानी करो सबको खाद मिले। सारे फसल गल गए, पीले भारत है पर फसल। जी बिल्कुल, जो है वो खाद ना मिलने के बाद जो गंदम की फसल है वो मुतासिर हो रही है। और पहले
DAP 9,000 रुपए की बोरी की वजह से DAP भी नहीं डाल सके किसान, और अब शिकवा किला है कि जो यूरिया है वो भी नहीं मिल रही, और जो फसल है जी ठीक है आजम मलिक, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। खाद के हसूल के लिए लाइनों में लगे हैं किसानों ने छोटे किसानों को तरजीही बुनियादों पर खाद फराहमी का मुतालबा कर दिया है। खाद मिलती पे 24-25 रुपए यूरिया तो किडे वने 9,000 रुपए 10,000 रुपए बोरी चाहती थी DAP दी, दाने का रेट 1,800 रुपया। उन्हें तो कितनी नहीं बनता ही गाल दा हूँ मैं शनाख्ती कार्ड में मेरे को मिल जाए 2 बोरियां, मेरा है भी राड़ जरा है काशकार 20 बीघे, मैं 2 बोरियां क्या करे था मैं को दसा, मैं क्या करे था 20 बंदे मेरे कटे 6 बंदे अंदर बे वो चवा देंदन मेरे को खाद 2 बोरियां मिल जा अपन एक शनाख्ती कार्ड से। ये हुकूमत का कानून नहीं जिवें हुकूमत कम की पई है। आधी घड़ू पानी लावड़े पानी सुकण वाले गरीब लोग को केड़े मरू मगरो 600 रुपया झाड़ी देना अस केड़े वजू इतना नहीं से खाद नहीं मिलती बे क्या करूं इतना मार मार कर नखरे करें भैया सही करे ऊ करो 28-24 रुपए बिकती पई है असा को 1800 नहीं दे लाइन को ब्याह खाए रहे यहाँ यूरिया कहने खाद यूरिया कहने पानी दे खाद नहीं मिलता, बाकी दुकान से नहीं मिलता, एक दुकान से लाइन लगा खड़े ये दुकान से दस्तयाब कहने। वज़ीर सेहत पानी और नाकिस ग़ज़ा का इस्तेमाल 24 घंटों के दौरान मुल्तान में गैस्ट्रो के 196 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 70, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 80 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 और टाउन अस्पतालों में 26 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स की शहरी को एहतियात बरतने की हिदायत भी सामने आई है। अपडेट करते चले आपको गैस्ट्रो के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। तो वज़ीर सेहत पानी और नाकिस ग़ज़ा के इस्तेमाल की वजह से 24 घंटों के दौरान मुल्तान में गैस्ट्रो के 196 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 70, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 80 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 और टाउन अस्पतालों में 26 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत सामने आई है। मुल्तान में सीवरेज मसाइल के हल की जानिब मस्बत कदम। मुल्तान वासा का 4 करोड़ से सीवरेज मसाइल के हल का फैसला। 1 करोड़ 90 लाख से जहांगीराबाद डिस्पोजल स्टेशन की बहाली का मंसूबा बनाया गया है। मोहल्ला हजारिया डिस्पोजल स्टेशन भी 1 करोड़ 90 लाख से शुरू होगा। 90 लाख से बहावलपुर सखा बाचठा में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान में सीवरेज मसाइल के हल के लिए मस्बत कदम सामने आया है। मुल्तान वासा का 4 करोड़ से सीवरेज मसाइल के हल का फैसला किया गया है। 1 करोड़ 90 लाख से जहांगीराबाद डिस्पोजल स्टेशन का मंसूबा शुरू होगा, जबकि मोहल्ला हजारिया डिस्पोजल स्टेशन भी 1 करोड़ 90 लाख से शुरू किया जाएगा। बहावलपुर डिवीजन की 680 स्कीमों के लिए 1 अरब 78 करोड़ के फंड्स जारी। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल के ज़रिए सदारत डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कमेटी का इजलास हुआ। बहावलपुर की 300 स्कीमों के लिए 7,138 मिलियन जारी किए गए हैं। बहावलनगर में 153 तरक्याती मंसूबों के लिए 3,440 मिलियन खर्च होंगे। अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर 680 स्कीमों के लिए 1 अरब 78 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। ओपन लेटर पर गाड़ियां चलाने वाले मालिकान हो जाएं तैयार। 1 जनवरी से एक्साइज डिपार्टमेंट का बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज का फैसला। गाड़ी मालिक और गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए दोनों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करा दी गई है। सार्फिन फौरी ट्रांसफर के लिए एक्साइज ऑफिस से राबता करें। शहर में हजारों गाड़ियां ओपन लेटर पर मौजूद हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम के बाद ओपन लेटर की हैसियत खत्म हो जाएगी। अभी आपको बताएं, नवाबों के शहर की सड़कों की हालत इज़हार। इस्लामी कॉलोनी रोड की तामीर ना हो सकी। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने इस्लामी कॉलोनी रोड की तामीर ना होने का नोटिस ले लिया। मेयर अकील नजम हाशमी कहते हैं कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए मनसूबा पर लगाकर आवाम को सहूलत के बजाय तकालीफ दी गई है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा। बहावलपुर में इस्लामी कॉलोनी के नज़दीक एयरपोर्ट रोड पे बहुत ज़्यादा मसाइल का और तकालीफ का सामना है शहरियों को, लेकिन मेयर साहब को सुख चैन की नींद आती है, उन्हें शायद शहरियों के मसाइल का अदराक नहीं है। तो इस हवाले से जानते हैं मेयर साहब, क्या आपको शहरियों की परेशानी का ख्याल नहीं है? इतने लोग तंग हो रहे हैं उस रोड पर, कम और बेश उस पे से हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, सबको तंगी का सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है और मुझे ये भी एहसास है कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मुझे इस बात से ज़्यादा इस बात की फिक्र है कि आइंदा ये वाक़यात कभी रूनुमा ना हो, जहां पर एक पाइपलाइन डाली जाए जिसकी ज़रूरत
اور اس پبلک ایکسچیکر کا 1 کروڑ 6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کنویں میں یا زمین میں دبا دیا جائے. یہ اس کے پیچھے کن لوگوں کے انٹرسٹ تھے، وہ کیا تھے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں ڈگ آؤٹ کر رہا ہوں. میں رسپانسبلٹی فکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. پبلک کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا اس کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، اور بطور میئر بھی میری ذمہ داری ہے. میں بخوبی آگاہ ہوں کہ مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ لوگ اپنی ذمہ داری تو پوری کر رہے ہیں، لیکن سنا اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے آپ کو دھمکیاں ملی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے، آپ نے ادھر ہاتھ نہیں ڈالا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں. میں دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ بات تو سیکنڈ ہوگی نا کہ دھمکیاں ہیں. میں دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا. میں دوسری بات کا جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال میری جو پرائم ڈیوٹی ہے وہ اپنے لوگوں کی کو خدمات جو ہے ان تک پہنچانا ہے، سروس کرنا ہے ان کی، اور میں کرتا رہوں گا. مجھے کوئی بلا خوف و خطر کرتا. یہ معاملہ آپ کا تو نہیں ہے، کافی عرصے کا ہے، تو کیا اس سے پہلے لوگوں نے اس کو کیئر نہیں کیا؟ جی ظاہر ہے نہیں کیا، تو یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں پہ 50-60 دکانیں جو تھی وہ لوگ بے روزگار ہو گئے. مجھے بڑی فکر ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ ان گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہوگا تو وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہوں، کس طرح گزر بسر ہوتا ہوگا. اب آپ کیسے الزام لگا رہے ہیں کہ 1.25 کروڑ روپے تقریباً مٹی میں دبا دیا گیا، کرپشن کی نظر ہو گیا؟ اس کی وجہ سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آپ ایسا ہوتا تو آپ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھتے. اس کا مطلب ہے آپ نے سوال پوچھا تو جو پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے نا، تو آپ نے سوال پوچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروجیکٹ بنا وہ وہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے سوال پوچھا. اگر یہ اس کی ضرورت ہوتی، یہ صحیح طرح سے لائن چل رہی ہوتی، تو آپ یہ سوال مجھ سے آج نہیں پوچھتے. سوال وہاں پر سیوریج کا ایشو تھا بڑی مدت سے، وہ حل ہو گیا، اب سڑک بن جانی چاہیے. اوپر ٹھیکیدار درمیان میں بھاگ گیا تو اس میں کرپشن کہاں ہوئی؟ لیکن یہ آپ کی معلومات جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کسی دن ہم چلیں اس پروجیکٹ پہ کھڑے ہو کے بات کریں، اور میں آپ کو بتا سکوں کہ اس پروجیکٹ کو کہاں پہ ڈلنا چاہیے تھا، یہاں پر نہیں ڈلنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی رسپانسبلٹی ہم انشاءاللہ فکس کریں گے، اور بہت جلد جو اس کے کردار ہیں ان کو ہم وہ بالکل نمایاں کریں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ کون ان کے پیسوں کے اوپر امانت میں خیانت کر رہا تھا. جی ابھی آپ سن رہے تھے میئر عقیل نجم ہاشمی صاحب کو، جو کہ بتا رہے تھے کہ 1.25 کروڑ روپے کے نزدیک عوام کا جو پیسہ تھا وہ کرپشن کی نظر کر دیا گیا. ہمارا سٹائل ہے سوال تو ٹھیک ہے. بہت اپڈیٹ کیا. خبر دیں آپ کو رحیم یار خان سے. ہوٹل میں گیس کی لیکیج کے باعث 4 ملازمین کی ہلاکت. سول ڈیفنس کی جانب سے کارروائی کے لیے عدالت میں چالان جمع کروا دیا گیا ہے. چالان ہوٹل مالک محمد عامر کے خلاف جمع کرایا گیا ہے. گیس لیکیج سے ہلاکتوں پر انکوائری کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی ہے. ہوٹل بند تھا اور لوگ پہنچے تو گیس کی بہت زیادہ بو تھی. جنریٹر کو LPG سلنڈر کے ساتھ چلایا جا رہا تھا. تمام کھڑکیاں، دروازے، ٹینٹ پینافلیکسس سے بند تھے. گیس کی لیکیج یا جنریٹر کے دھوئیں سے واقعہ پیش آیا ہے. FIA کا خانپور جنوب بس اسٹینڈ پر چھاپا. حوالہ ہنڈی میں ملوث گروہ کا سرغنہ شاہد امین گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزم کی شناخت اور مزید 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان میں سجاد احمد، غلام اکبر، توقیر علی شامل ہے. دلاور خان اور راشد حسین بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ملزمان 6 سالوں سے رقم کی غیر قانونی ترسیل میں ملوث ہیں. ملزمان سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے. FIA کا یہ بتانا ہے. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ دلاور خان اور راشد حسین بھی گرفتار ملزمان میں شامل ہیں. ملزمان 6 سالوں سے رقم کی غیر قانونی ترسیل میں ملوث تھے. ملزمان سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے. ملزمان سعودی عرب، شارجہ سمیت دیگر ممالک میں رقم کی ترسیل کر رہے تھے. مقدمہ درج کر کے بڑے پیمانے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. FIA کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث گروہ کا سرغنہ شاہد امین گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے یاسر مجید سے. جی یاسر، بتائے گا کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ جی FIA کی جانب سے خانپور میں چھاپا مارا گیا، جہاں پر جنرل بس اسٹینڈ کے قریب ایک شخص جس کا نام شاہد امین بتایا گیا ہے، یہ حوالہ ہنڈی کے طویل عرصے سے بزنس کر رہا تھا. یہاں پر غیر قانونی طور پر جو رقم کی تفصیل ہے وہ کی جا رہی تھی، جس پر شاہد امین کو گرفتار کیا گیا. دوران تفتیش شاہد امین نے اپنے گروہ کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے نام بتایا، جس پر مزید 5 افراد کو بھی FIA نے گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان سے بھاری ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے، جبکہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ بھی FIA نے قبضے میں لے لیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ سرکل میں درج کر لیا گیا ہے. مزید تحقیقات اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ادھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان کے 2022 اور 23 کے سالانہ انتخابات الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی پر مزید بات کریں گے ماہر عمران سے. جی ماہر، بتائے گا.
बात करें मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो दिन है, और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी बनाने के हवाले से इलेक्शन बोर्ड की कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हैं अतर अजीज़ चौधरी, मोहम्मद रफ़ी रज़ा कादल मेंबरान में राहत रज़ा लंगा साहब, हाफिज़ अबू बकर अंसारी, मुख्तार अहमद नियाजी समेत दीगर यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे सर चेयरमैन साहब से कि आज जो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, क्या पूरा इसका शेड्यूल है, कब तक होगा, इस शेड्यूल के हवाले से क्या कहेंगे, उसके लिए अहलियत क्या करार दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के 2022-23 के लिए कागजात नामजदगी का अमल जो 9 बजे शुरू हो चुका है और ये 3 बजे तक रहेगा। और इसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबरान के जो और एजेंट सेक्रेटरी के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज जमा हो रहे हैं और 3 बजे तक ये कैंडिडेट अपने नामजदगी जमा। देखिए जी, फीस के हवाले से सदर के लिए 50,000 है और जनरल सेक्रेटरी के लिए 40,000, नायब सदर के लिए 25,000 और बाकी जो जॉइंट सेक्रेटरी है, लाइब्रेरी सेक्रेटरी है और फाइनेंस सेक्रेटरी इसके लिए 20,000 और एग्जीक्यूटिव मेंबरान के लिए 15,000। वोटर हैं जी टोटल 4,873 और 8 जनवरी 2022 को इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग होगी। जी बिल्कुल, पोलिंग के हवाले से बता दिया गया, फ्री जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के हवाले से ये जो पूरी हमारी एक इलेक्शन बोर्ड की कमेटी तश्कील दी गई है। आज कागजात नामजदगी जमा होंगे, कल स्क्रूटनी होगी, इसी तरह वापसी कागजात और 8 जनवरी को 23 दिसंबर को फाइनल जो लिस्ट है वो लगाई जाएगी और 8 जनवरी को देखा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए सालाना इंतखाबात 8 जनवरी को होंगे। बहुत शुक्रिया माहिर, आपने अपडेट किया। मियावाली से खबर दें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज मियावाली एहतजाज पुलिस के खिलाफ किया गया है। मियावाली में मखदूम एहसन कयूम एडवोकेट पर थाना सिटी में FIR दर्ज की गई है। मियावाली में नेमतुल्लाह खटक एडवोकेट पर थाना कालाबाग में FIR दर्ज की गई है। FIR की वापसी तक वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे, सदर DAB की जानिब से कहा गया है। मियावाली रोजाना की बुनियाद पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाज किया जाएगा। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। भी आपको बताएं, कोटादू में PTI वर्कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथी सड़क पर आ गया। PTI वर्कर ने फलों और सब्जियों की रेडी लगा ली। इज्जत की रोटी और रहने के लिए मकान चाहिए। मजीद उसका क्या कहना है जानेंगे तैमूर अथर से। तैमूर बताइएगा क्या कहते हैं इमरान खान का साथी। इज्जत रोटी और मकान दे दे मेरे कप्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन से शुरू होने वाला सफर इस वक्त एक सब्जी रेडी तक पहुंच चुका है। आज हम आपको कोटदू के एक ऐसे आदमी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने तरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ मिलकर तरीके इंसाफ का नाम रोशन किया था, बल्कि कोटदू में मुतारफ करवाया था। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की वजह से उस नौजवान का, उस आदमी का कोई कारोबार नहीं रहा और इस वक्त वो एक रेडी तक पहुंच चुका है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कर्जों का वादा किया था, लेकिन वो आदमी जो इमरान खान का साथी है, करीबी दोस्त था, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि हर इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ रहा है। यहां तक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस आदमी ने अपने हाथों से चावल और दाल तक बनाकर खिलाई हुई है। हम उस आदमी से आपको मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये सफर किस तरह गुजरा और आज वो बेरोजगारी की वजह से एक सब्जी वाली रेडी लगाने पर मजबूर हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अंसारी, इससे बात करते हैं। इरफान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तो आप साथी थे, बहुत करीबी थे, इलेक्शन कैंपेन में भी उनके साथ रहे हैं। अब इस तरह के हालात क्या पैदा हो गए हैं कि आप एक सब्जी वाली जो रेडी लगाने पर मजबूर हो गए, जबकि इमरान खान ने तो वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, कर्जों का। आप मुलाकात के लिए भी इस्लामाबाद गए, आपकी मुलाकात नहीं हुई। क्या पैगाम देंगे, ये सफर किस तरह गुजरा है? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने 1998 में ज्वाइन की जमील स्टेडियम बखर से। जुनून ग्रुप के हमरा मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। आज मेरी शमूलियत को अरसा 23 साल गुजर चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, गरीबों से, अपना लुटेरों से लेंगे, गरीबों को देंगे।
इज़्ज़त रोटी और मकान इमरान खान का मंशूर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलता रहा, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 2010 का सैलाब इस कौम के ऊपर। उस सैलाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपना ज़िला मुजफ्फरगढ़ में हमारे पास किचन के लिए कैंप लगाया, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, फलाही कामों के लिए, तो उसमें तहरीक इंसाफ का घर घर तारुफ हुआ। उस कैंपेन में हम अपने साथ थे, तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ साथ थे, कारोबार भी था। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा, यानी कि एक टाइम दोस्तों के साथ, पार्टी की क़यादत के साथ। इजाज़ चौधरी बाखूबी वाकिफ़ है, और जब इजाज़ चौधरी साहब थे तो उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी मुतहर्रिक और फ़ाल थी पंजाब में। वो जब से इजाज़ चौधरी साहब सेंटर में जाके बैठे, पंजाब जो उनके ज़िम्मे लगाया लाहौर, तो फिर उसके बाद एक तंजीम साजी का वो फुकदान चलता रहा कि मेरे जैसा एक बुनियादी कारकुन आज आपके सामने, जबकि मुझे अपना क़यादत ने सेक्रेटरीट बुलाया, जुल्फ़ी बुखारी साहब से मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह भला करे, मियाँ शब्बीर अली कुरैशी जो हमारे वज़ीर मुमलिकत हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे, वो अपना मेरी मुलाकात उन्होंने क़यादत से कराई, जुल्फ़ी बुखारी साहब से, उस्मान डार साहब से। जुल्फ़ी बुखारी साहब को मैंने अपनी एक अमानत दी, मैंने कहा ये मेरी एक अमानत है, आपने चेयरमैन इमरान खान तक पहुँचानी है, ये आप देख लें, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सारी मैं इमरान खान के साथ एक्टिविटी, मैं खुद ऐसे नहीं है, ठीक है जी। तो फिर इसमें उस्मान डार साहब ने मेरे साथ कर्ज़ का वादा किया, सेक्रेटरीट में बैठे, तो मैं यूं हैरान हूं कि 24/12/2020 को मैंने कर्ज़ अप्लाई किया, आज तक मुझे कर्ज़ ना मिल सका, ना ही किसी बैंक की तरफ से कोई रब्ता किया गया, ना ही किसी और हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से कोई रब्ता किया गया। तो रही बात क़यादत से मायूसी कतन नहीं है मेरी। मैंने जितना ज़ोर लगाना था, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था, मैं आई एम वेरी वेरी पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मुझे क़यादत से अपनी कोई गिला नहीं है। इमरान खान से, इमरान खान तक मेरी बात को पहुँचाया नहीं बुखारी साहब। ये वो वर्कर था जो अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी है, इस वक्त सफ़र यहाँ तक पहुँचा है कि एक सब्ज़ी वाली रेडी लगाने पर मजबूर हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीरों और वज़ीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात तो ना करने दी, वादे किए, आपस में बिठाकर वो वादे भी वफा ना हुए। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, कर्जे देने थे, ना तो कर्जे मिले ना नौकरियां मिली। इमरान खान के करीबी साथी इस वक्त बेरोजगारी की वजह से रेडी लगा रहे हैं, इनका हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। अभी भी इमरान खान और जो भी हुकूमती ओहदेदार हैं उनसे अपील की जा रही है। शुक्रिया आपने। करोड़ रुपये में महकमा तालीम की बेहिसी की इंतहा, नए पाकिस्तान में भी स्कूलों की हालत ज़ाद ना बदल सकी। 1986 में कायम गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल को रास्ता ना मिल सका। सरकार ने 36 साल कबल स्कूल तो बना दिया, लेकिन स्कूल जाने के तलबा को रास्ता फराहम ना हो सका। तलबा तालिबात खाल और फसलों में से गुजर कर स्कूल आने पर मजबूर हैं। अपडेट करेंगे आपको। महकमा तालीम की बेहिसी की इंतहा सामने आई है। नए पाकिस्तान में भी स्कूलों की हालत ज़ार ना बदल सकी। गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल को रास्ता भी ना मिल सका। सरकार ने स्कूल तो बना दिया, लेकिन तलबा को रास्ता फराहम ना हो सका। तलबा और तालिबात फसलों से गुजर कर स्कूल आने पर मजबूर है। तलबा और तालिबात की जानिब से बारहा यह मुतालबा भी किया गया है कि उनको एक पुख्ता रास्ता फराहम किया जाए ताकि स्कूल आने में आसानी हो सके। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल पीर चिराग में, जहाँ पर 1986 में ये स्कूल कायम किया गया था, लेकिन 36 साल हो गए स्कूल के लिए तलबा के लिए आने जाने के लिए रास्ता जो है वो फराहम नहीं किया जा सका। बच्चे जो है वो मुख्तलिफ जो यहाँ पर फसलें खेतों से गुजर कर स्कूल जहाँ पर पहुँचते हैं। इस वक्त बच्चों ने जो है ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त हेड टीचर लियाकत जो है वो डोगर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा किस तरह बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे फसलें यहाँ पर किस तरह यहाँ पहुंचते हैं? जी सर, ये 30 साल हो गए स्कूल को बने हुए, अब ये एलिमेंट्री भी हो गया है, लेकिन यहाँ रास्ते का बहुत दरीना मसला है। हमने मुतअद्दिद बार इसी करोड़ पक्का को दरखास्त दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई। लेकिन रोहित के तवस्सुस से भी हमने कई दफा आईसी साहब को मिले, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। लिहाजा हमारी डीसीओ एसी करोड़ पक्का से अपील है कि मकामी जिम्मेदार राणा मोहम्मद रमजान, जो कि बच्चों को भी थ्रेट करता है, अमले से भी बदतमीजी करता है, इससे हमें रास्ता दिलाया जाए। जी हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बेटे, बताइएगा यहाँ पर स्कूल के आने के लिए रास्ता नहीं है तो किस तरह पहुँचते हैं यहाँ पर? सर, हम गिर जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारे बैग फट जाते हैं, किताबें गिर जाती हैं, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमारी टीचरों को भी।
जी जैसा कि मुस्तकबिल के नौजवान जो है उनका कहना है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचते हैं। 36 साल पहले कायम किया जाने वाला जो स्कूल है वहाँ पर अभी तक जो है रास्ता जो है वो फराहम नहीं कर सकी। मकामी जिम्मेदार है वो भी बच्चों को रास्ते से नहीं गुजरने देता, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल की जो तादाद है वो पहले 500 थी, वो जो अब कम होकर जो है 306 तादाद हो गया है, क्योंकि जहाँ पर रास्ता नहीं है पहुंचने के लिए मुख्तलिफ फसलों से गुजर कर बच्चों को यहाँ स्कूल में आना पड़ता है। कई मरतबा बहुत शुक्रिया आपने अपडेट। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका के वफ्द की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। साउथ पंजाब में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से मुश्तरका कोशिशों बारे इतफाक किया गया है। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद ने उनसे ऑफिस में मुलाकात की है। मुलाकात में साउथ पंजाब में मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मनसूबा साजी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। अपडेट करेंगे आपको। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के वफ्द की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद हुई है। कोरोना वायरस का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। मुल्तान पीर कॉलोनी में वैक्सीनेशन पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। इंतदादी टीमों की डोर टू डोर आगाही मुहिम भी जारी है। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी, कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीनेशन तो लाजमी लगवाना होगी और हुकूमत की जानिब से बारहा जो है वो कैंपेन भी की जा रही है और शहरियों को बार बार आगाह भी किया जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं ताकि मुल्क से जो है वो कोरोना का खात्मा किया जा सके। इसी हवाले से डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन भी जारी है। इस वक्त मैं पीर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक वैक्सीनेशन पॉइंट महकमा सेहत की जानिब से कायम किया गया है और इस पॉइंट का क्या मकसद है, कैसे यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी महकमा सेहत की तरफ से तमाम टीम्स जो हैं वो इलाके में जाकर और लोगों को आगाह कर रही हैं कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन करवाएं और 12 साल से बड़े तमाम लोगों के लिए यहाँ अपने इलाके में मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा रहे हैं और तमाम उनको सहूलतें यहाँ पे दी गई हैं हर तरीके से ताकि वो लोग आसानी से अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा सकें। क्या टारगेट है, एक दिन में कितने लोग मतलब यहाँ पे हमारे तकरीबन यहाँ 200 के लगभग लोग आ जाते हैं और उसमें हम फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बल्कि अब गवर्नमेंट ने नया सिलसिला शुरू किया जिसमें हम 50+ लोगों को बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं। तमाम तर यहाँ पर वैक्सीनेशन पॉइंट पर जो सहूलियात हैं वो मैसर हैं, इसलिए जो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो यहाँ पर आएँ और अपनी वैक्सीनेशन। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मियाँवाली में फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी, पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद होने जा रहा है। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, फ़नून लतीफ़ा से शगफ रखने वाले नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाने का जो है इनेकाद किया जा रहा है। इसका क्या प्रोसेस होगा और इसमें नौजवान हिस्सा कैसे लेंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद साहब से। सर बताइएगा किस तरह नौजवान इसमें हिस्सा ले सकेंगे। अख्तर मिजाज साहब शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विज़न के मुताबिक सूबा में फ़न सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने पंजाब टैलेंट प्रोग्राम शुरू करने का प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक सरगोदा डिवीज़न में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे तमाम 6 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में नौजवानों के लिए मुकाबला जात का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मौसीकी, तख्लीकी अदब, फ़ाइन आर्ट्स, लोक रक़्स, थिएटर और दस्तकारी के मुकाबला जात शामिल हैं। और इस सिलसिले में जो शरायत हैं वो ये है कि ज़िला मियांवाली के रहायशी 16 से 40 साल तक उम्र के मर्द ख्वातीन और ख्वाजा सरा इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अख्तर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। यजमान के दारुल अर्कम स्कूल में सालाना साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम बताएगा। अर्कम यजमान में आज सालाना साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन
کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بچوں کے لیے طرح طرح کے مزاحیہ پروگرام بھی رکھے گئے ہیں، فن فیئر کا سلسلہ بھی ہے، اور بچوں نے اپنے سکلز کا بھی یہاں پر جو ہے ڈسپلے کیا ہے۔ اس کے جو مہمان خصوصی ہیں ڈائریکٹر دار ارقم ہے محمد وقار چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، آج کی تقریب میں مہمان خصوصی ہیں، بچوں کے سکلز ٹیلنٹ دیکھنے کا موقع ملا، کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں عرفان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اپنے اس خوبصورت ایونٹ کے موقع پہ۔ ماشاءاللہ ہم نے وزٹ کیا ہے ایگزیبیشن کو، بہت ہی خوبصورت جو ہے بچوں نے ماڈلز بنائے ہیں، اس کے آرٹس کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے بہت اچھا ایونٹس جا رہا ہے یہ۔ ہمیشہ کی طرح عرفان صاحب ہر سال جیسا کہ پہلے بھی اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ کنڈکٹ کرواتے رہتے ہیں، اس سال بھی بہت ہی خوبصورت ایونٹ انہوں نے کنڈکٹ کروایا ہے۔ یقیناً کریکولم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے۔ ہماری ریجن میں ماشاءاللہ ہمیشہ ہی یہ بڑے نمایاں رہتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں ان کاموں میں، اور بہت ہی محنتی انسان ہیں، اور آج بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایونٹ جو ہے یہاں پہ ارینج کیا ہے، جس حوالے سے بچوں نے آرٹس اینڈ سائنس ایگزیبیشن کے حوالے سے بہت خوبصورت ماڈلز بنائے ہیں، جو کہ ہم نے وزٹ بھی کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی کریٹیوٹی ہے بچوں کی اس حوالے سے، اور میں دعا گو ہوں کہ بہت شکریہ آپ نے بھیٹ کیا۔